देखो भाई, हम सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं विच इज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है सेकंड यूनिट का अपना यूनिफॉर्म मोशन। तो सेकंड यूनिट क्या है अपनी? सेकंड यूनिट काइनेमेटिक्स है। क्या है? काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स क्या है तो वही चीज़ समझाने जा रहा हूँ। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एम मास वाला, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हो गया एस। जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, उतना ज़्यादा क्या माना जाएगा, क्या है उसमें, एक्सेलरेशन। एम मास कितना भी है इसका, जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, एक्सेलरेशन बढ़ती चली जाएगी कंटिन्यूसली। जितने टाइम तक फोर्स लगेगा उतने टाइम तक तो एक्सेलरेट करेगा। क्लियर है? अगर कुछ दूर जा करके अगर ये यू टर्न ले गया, यू टर्न लेने के बाद इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलग हो जाएगा, डिस्टेंस अलग हो जाएगा। तो मूवमेंट से रिलेटेड, मोशन से रिलेटेड, मूवमेंट से रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स आप देखते हो, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी, उन सभी का एनालिसिस क्या है? काइनेमेटिक्स। उन सभी का एनालिसिस किस में करते हैं हम? काइनेमेटिक्स में। तो काइने का मतलब क्या है? काइने का मतलब मूवमेंट और मैटिक्स मतलब उसकी साइंस। तो मूवमेंट की साइंस पढ़ने जा रहे हैं हम। समझ में आ गया? काइने प्लस मैटिक्स, मोमेंट प्लस मैटिक्स मतलब उसकी साइंस, काइनेमैटिक्स। तो बेसिकली काइनेमैटिक्स है क्या भाई? आप मोमेंट रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स हैं उनकी स्टडी करोगे वो काइनेमैटिक्स में आते हैं। अब काइनेमैटिक्स खुद अपने आप में मैकेनिक्स की ब्रांच है। अब ये मैकेनिक्स क्या है तो ध्यान से देखिए। मैकेनिक्स को 3 सब ब्रांचेस में डिवाइड किया गया भाई। पहली क्या है? स्टैटिक्स, STATICS, स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स मैकेनिक्स की फर्स्ट ब्रांच। सेकंड ब्रांच क्या है? काइनेमैटिक्स। नेक्स्ट क्या है? डायनामिक्स। देखो ध्यान से, स्टैटिक्स जो है वो आपको अभी नहीं पढ़ना, हायर क्लासेस में आएगा आपके पास। ग्रेजुएशन में जब जाओगे तो पूरा एक मतलब सेपरेट वो बनाया गया है चैप्टर ये। तो स्टैटिक्स क्या है? मतलब एट रेस्ट। जब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट होगा ना, कोई भी चीज़ एट रेस्ट है, क्या लगा दिखेगा आपको? स्टैटिक्स। क्लियर है? तो एट रेस्ट है तो उसके ऊपर जो भी काउंटर फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, क्या इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा? लग रहा है, फिर भी ये क्या है? एट रेस्ट। नीचे की तरफ ग्रेविटी के कारण mg, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? रिएक्शन। इधर क्या लग रहा है? अगर इधर चलने का इसका इंटेंशन है, अगर इधर फोर्स अप्लाइड करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्रिक्शन किधर? अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। क्लियर है ना? तो अगर आप कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट देखते हो तो फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसको ये कैंसिल कर रहा है, दिख रहा है आपको? एट रेस्ट है तो एक ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं कि जब फोर्स अप्लाई कर रहा हो तो वो मूवमेंट में ही हो, मोशन में ही हो, तो मल्टीपल फोर्सेज ऐड कर सकते हैं और फिर भी क्या हो सकता है? वो एट रेस्ट। तो एट रेस्ट से रिलेटेड जो भी टर्म्स होंगी इसमें वो स्टैटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स क्या है? हमारा मेन फोकस किसके ऊपर रहेगा? काइनेमेटिक्स के ऊपर। मैकेनिक्स समझ में आया? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स। जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में हैं उनकी स्टडी किस में करते हैं हम? मैकेनिक्स में। क्लियर है? स्टैटिक्स जो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हैं उनकी स्टडी किस में करते हैं? स्टैटिक्स में। ठीक है, काइनेमेटिक्स क्या है? फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें मूवमेंट रिलेटेड पैरामीटर्स की स्टडी करते हैं हम, लेकिन किस चीज़ की स्टडी नहीं करते? कोज की, कोज ऑफ मोशन, कोज ऑफ मोशन की स्टडी नहीं करते हम। कोज क्या है? कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, स्पीड कितनी, वेलोसिटी कितनी, डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना, चीज़ें समझ में? कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके पीछे का कोज नहीं जानना चाहते काइनेमेटिक्स में, मतलब वो क्यों मूव कर रहा है। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कोज ऑफ मोशन इन काइनेमेटिक्स। तो डायनेमिक्स क्या है? डायनेमिक्स में हम कोज के बारे में जानना चाहते हैं, दैट इज फोर्स। क्लियर है? कोज क्या है? ऑब्जेक्ट क्यों मूव कर रहे हैं, वो डायनेमिक्स है। तो उसके पीछे कौन है? फोर्स। तो बेसिकली फोर्स की स्टडी करते हैं हम। क्लियर है? अब मैकेनिक्स समझ में आ गया आपको, काइनेमेटिक्स समझ में आ गया। बेसिकली चैप्टर के ऊपर आता हूँ मैं। अपना फर्स्ट चैप्टर है काइनेमेटिक्स का। देखो, इसकी स्टडी नहीं करनी है आपको 11th में, आपको काइनेमेटिक्स पढ़ना है और क्या पढ़ना है? डायनामिक्स। मैंने एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, क्या क्या हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं। तो हम आप वापस आते हैं अपने चैप्टर के ऊपर विच इज़ यूनिफॉर्म मोशन। तो मोशन का मतलब क्या है? सेंस ऑफ मोशन क्या है?
कैसे सेंस करेंगे मोशन, कैसे समझेंगे हम? तो मोशन का मतलब सारे बच्चे जानते हैं, क्योंकि 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। मोशन मीन्स गति, गतिशीलता ही जीवन है, ये समझिए। समझ में? हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। सबसे पहले आप देखोगे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या तो वो चल रहा होगा या फिर रुका हुआ होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट आप देखो उसकी स्टेट क्या हो सकती है, नेचुरल स्टेट, या तो वो रेस्ट में हो सकता है या फिर मोशन में। तो इन्हीं दो टर्म्स को समझने जा रहे हैं, व्हाट इज रेस्ट और व्हाट इज मोशन। देखिए ध्यान से, कोई भी ऑब्जेक्ट आप देखो या तो वो रेस्ट में हो सकता है या फिर मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम स्टेट को डिफाइन करना चाहते हैं, किस अवस्था में है, या तो रुका हुआ हो सकता है या फिर चल रहा हो सकता है। लेकिन बताएंगे कैसे? कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है, कोई रुका हुआ है, उस टर्म को समझना कितना डिफिकल्ट है और कितना इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को समझना। देखिए, कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है, रुका हुआ है, उसको समझने के लिए, उसको देखने के लिए, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है या रुका हुआ है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक परफेक्ट रेफरेंस पॉइंट। देखो, आपको क्या चाहिए? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? अगर आप देखना चाहते हो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में या मोशन में, तो आपको क्या चाहिए? रेफरेंस पॉइंट। ध्यान से देख लो, व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट इज ए फिक्स्ड पॉइंट विच हेल्प अस टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ ए बॉडी। रेफरेंस पॉइंट एक फिक्स पॉइंट होता है बेटा, फिक्स पॉइंट। फॉर एग्जांपल, कोई इलेक्ट्रिक पोल है, कोई ट्री है, तो रेफरेंस, एज ए रेफरेंस चूज कर सकते हैं उसको। कोई आप मकान देखते हो, हाउस, तो वो क्या है? रेफरेंस अपने लिए। मैंने देखो एक एग्जांपल सेट किया, देखो ध्यान से। मान लीजिए ये ग्राउंड है और यहाँ एक ट्री है, ठीक है। ये एक ट्री है और इसके पास हमने एक गाड़ी को देखा, यहाँ से मैंने देखा, यहाँ से कुछ डिस्टेंस है इसका, ये लोकेशन के ऊपर है ये। मैंने देखा आफ्टर टी टाइम, जब टी टाइम पास हो जाता है तो मैंने देखा ये गाड़ी यहाँ है अभी, टी टाइम के जस्ट बाद, तो ये गाड़ी उधर डिस्प्लेस हो रही है। गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है आपको। मैंने किस चीज़ को ऑब्जर्व किया? मैंने इस ट्री को ऑब्जर्व किया कि ट्री के रिस्पेक्ट में गाड़ी की पोजीशन चेंज हो रही है। चेंज हो रही है, इसका मतलब ये तो है नहीं कि पेड़ चल रहा है। टायर किसके हैं? गाड़ी के, तो गाड़ी चल रही है। ओबियसली बिल्कुल ईजी सी थिंग है ये सोचने वाली कि ट्री जो है वो तो स्टेशनरी है, ट्री तो फिक्स है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में कौन चल रहा है? गाड़ी। तो रेस्ट क्या है? अगर आप देखो कोई ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही हो, तो उसको क्या समझेंगे हम? वो रेस्ट में है। अगर ये गाड़ी मैंने देखी 1 मिनट बाद भी यही रहती, 10 घंटे बाद भी यही रहती, 1 दिन के बाद भी यही रहती, तो फिर मैं क्या बोलता? पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, सो इट इज सेड टू बी एट ए रेस्ट। क्लियर है? और अभी मैंने देखा 1 मिनट के बाद ये यहाँ पहुँच गई, कुछ टाइम के बाद। तो टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कंटिन्यूसली अगर चेंज हो रही है तो उसको क्या समझा जाएगा? मोशन में है। आईना चीज़ समझ में। रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन तो हम 9th क्लास से रटते आ रहे हैं और अभी तक आपको याद नहीं हुई, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रेस्ट, ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद इट्स सराउंडिंग। मोशन, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if its position is changing with continuously with its surrounding। क्लियर है? तो भाई बहुत ही आसान है टर्म रेस्ट एंड मोशन को समझना, लेकिन दोनों की दोनों टर्म्स जो हैं वो इतनी आसान भी नहीं है समझनी। अभी मैंने रेफरेंस पॉइंट बोला, क्या रेफरेंस पॉइंट के बगैर आप रेस्ट और मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते? कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, उसकी पोजीशन को आप नहीं बता सकते क्या? तो आंसर बता तो सकते हैं, लेकिन इतना मुश्किल है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से हम देख रहे हैं तो आसानी से बता देंगे कि वो रेस्ट में है कि मोशन में है। अगर आसपास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है ना, तो उसको मोशन में या रेस्ट में बताना बहुत ही डिफिकल्ट सी चीज़ है। आपने सिर्फ सपोज करना है। यूँ मानिए आप एक बहुत बड़े समंदर में हैं, बहुत बड़े समंदर में, ठीक है, और आप नाव चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, नाव चला रहे हो आप, तो समुद्र में आसपास कोई पेड़ थोड़ी ना होगा, आप पानी ही पानी है चारों तरफ, और मैं आपको कहीं से देख रहा हूँ, ठीक है, किसी लोकेशन से दूरबीन की हेल्प से देख रहा हूँ, किसी भी चीज़ की हेल्प से, या ऊपर एरोप्लेन से देख रहा हूँ, ठीक है, तो आप कितनी फास्ट क्यों ना चल रहे हो, लेकिन मेरे को क्या लगेगा? आसपास के साथ पोजीशन तो चेंज हो ही नहीं रही, आसपास तो सिर्फ क्या है? पानी ही पानी। भाई पूरे समुंदर में तो पानी होगा, है ना? हाँ,
तो उस टाइम पे रेस्ट और मोशन पोजीशन बताना बहुत डिफिकल्ट है। या फिर यूँ समझिए, एक स्पेस का एग्जांपल देता हूँ भाई मैं। अगर आप स्पेस में चले गए, स्पेस में कोई पेड़ वगैरह है नहीं, दूर दूर तक क्या है, स्टार्स, तो आप स्पेस में जाओगे, अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ मान लो, और दूर दूर स्टार हैं, सारे बहुत दूर हैं स्टार्स। तो आप चल भी रहे हो ना, किसी स्पीड से चल रहे हो आप, 200 किलोमीटर पर आवर, 500 किलोमीटर पर आवर, 1000 किलोमीटर पर आवर। अगर उसमें से रॉकेट में से आग तो निकल रही है ना पीछे, तो एहसास हो जाएगा हाँ रॉकेट चल रहा है, ठीक है। अगर उसमें से आग नहीं निकल रही है, सारा फ्यूल खत्म हो गया मान लो, तो क्या रॉकेट चल नहीं रहा है? चल रहा है। लेकिन ईजिली बताना बहुत डिफिकल्ट है, उसको ईजिली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे हम। क्या देखेंगे, रॉकेट तो रेस्ट में है, आसपास कुछ है ही नहीं। रॉकेट को जो वेलोसिटी मिल गई जितने फ्यूल से, वो तो उसकी फाइनल है, वो खत्म थोड़ी ना होगी, क्योंकि स्पेस में जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं वो तो लगेंगे नहीं, एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन। अब सारा फ्यूल होने पे जो उसकी वेलोसिटी आ गई थी रॉकेट की, वो तो रहेगी आखिर तक। लेकिन फिर भी क्या है, अगर कोई रेफरेंस पॉइंट है तो हमारे को हेल्प मिल जाती है, ईजिली बता सकते हैं। अगर रेफरेंस पॉइंट नहीं है तो नहीं बता सकते। आई चीज़ समझ में। और एक मेन बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रेस्ट एंड मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म्स है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। कैसी टर्म है भाई? रिलेटिव टर्म्स है ये। रिलेटिव का मतलब क्या आ गया यहाँ पे? मतलब कोई ऑब्जेक्ट आप देखते हो, एक टाइम पे आपके लिए वो रेस्ट में हो सकता है, और दूसरे टाइम पे वो ऑब्जेक्ट आपके लिए किस में हो सकता है? मोशन में। फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये भी लिख सकता हूँ मैं कि मोशन इज डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, या फिर क्या लिख दूँ, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट। मोशन इज ऑब्जर्वर डिपेंडेंट। चीज़ें समझ में नहीं आई? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूँ, ये बताइए, जो अपना जो मकान है, अपनी एकेडमी, अपना जो आसपास कोई पेड़ आप देखते हो, आपका घर, आपका स्कूल, आप किस में बोलोगे, रेस्ट में या मोशन में? बोलो भाई, किस में बोलोगे आप अपनी पोजीशन बता रहे हो, अपनी एकेडमी की, अपने स्कूल की, अपने आप जो कोई भी अपना घर है उसकी पोजीशन बता रहे हो, आप रेस्ट में बोलोगे या मोशन में? रेस्ट में बोलोगे आप। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं है रेस्ट में, तो फिर किस में होगा? सीधी बात है, मोशन में। लेकिन ये एक रिलेटिव टर्म है, और किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर के ऊपर, कि ऑब्जर्वर देखने वाला कहाँ है, किस फ्रेम में आप देख रहे हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अपनी एकेडमी, आसपास के पेड़ सारे सब कुछ मेरे लिए अभी क्या है, एट रेस्ट, रुके हुए हैं, है ना। अगर मैं ऑब्जर्वर, अगर मैं मून पे चला जाऊँ, मून पे जा करके देखूँ सभी को, तो पूरी की पूरी अर्थ जो है एक स्पीड से ऐसे घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन है अर्थ का, ऐसे एक स्पीड होगी कि नहीं? तो सब कुछ किस में है? अर्थ के ऊपर, मोशन में। अर्थ घूम रही है पूरी, तो अर्थ के ऊपर कोई भी चीज़ है वो किस में है? मोशन में। ऑब्जर्वर कहाँ पे है? मून पे, उस टाइम पे। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आप किसी अदर प्लेनेट पे देख रहे हो जा करके, तो अपना मून और अर्थ कंटिन्यूसली सन के अराउंड ऐसे भी चक्कर लगा रहे हैं। तो अभी आप यूँ सोचो, अभी कोई भी पर्सन मेरे को देख रहा है, तो अभी मैं रेस्ट में नहीं हूँ, मेरे पास कितनी वेलोसिटी मैंने डिफाइन कर दी। एक तो अर्थ के साथ साथ ऐसे चक्कर लगा रहे हैं हम, दूसरा क्या है, दूसरा सन के अराउंड ऐसे, दो वेलोसिटी होगी। एक पूरा का पूरा सोलर सिस्टम अपनी गैलेक्सी में, अपनी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे, आकाशगंगा, उसमें एक स्पीड से ऐसे ऐसे चल रहा है। पूरे स्टार्स, अपना सोलर सिस्टम, जितना सोलर सिस्टम में जितने प्लेनेट है वो सन के साथ ऐसे मूव कर रहे हैं ऐसे। तो कितनी वेलोसिटी हैं? अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पास 3 वेलोसिटीज़ हैं। तो बेसिकली आप किसी भी चीज़ को ऐसे ही सीधे देख के नहीं बोल सकते कि रेस्ट में है कि मोशन में। चीज़ें समझ में? बल्कि मैं ये कहूँगा, नथिंग इज एट रेस्ट, नथिंग इज एब्सोल्यूट एट रेस्ट, एवरीथिंग इज इन मोशन। कुछ चीज़ आई समझ में? नथिंग नथिंग इज एब्सोल्यूट, लगा लेना, एब्सोल्यूट एट रेस्ट, एवरीथिंग इज इन मोशन। कुछ भी एट रेस्ट नहीं है भाई, सब कुछ मोशन में है। जो भी आप ट्रीज देख रहे हो, आपका घर, इलेक्ट्रिक पोल, एक फ्रेम से देखेंगे, अपने फ्रेम से अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे ग्राउंड पे, सी पॉइंट पे खड़ा हूँ मैं, तो मेरे लिए ये ट्री मेरे रिस्पेक्ट में किस में है? रेस्ट में। गाड़ी को देख रहा हूँ, गाड़ी किस में है? मोशन में।
लेकिन कोई ऑब्जर्वर मून पे है तो सब कुछ किस में है उसके लिए, मोशन में। मैं भी, गाड़ी भी, पेड़ भी, सब कुछ किस में है बेटा, मोशन में। चीज़ आई ना समझ में। सो मोशन इज ऑब्जर्वर डिपेंडेंट रिलेटिव टर्म है, और किसी भी चीज़ को देखते आप सीधे सीधे ये नहीं बोल सकते कि एब्सोल्यूट एट रेस्ट है, एवरीथिंग इज इन मोशन। एब्सोल्यूट तो हम किसी के बारे में बता नहीं सकते, वास्तविकता। चीज़ आई समझ में। हाँ, अभी मोशन के टाइप्स पढ़ने हैं हमारे को। मोशन कितने टाइप्स का है, ये चीज़ आएगी नहीं समझ में। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, मोशन कैसा है, रिलेटिव है ना। हाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यही चीज़ मैं आपको बता रहा था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। भाई एक एग्जांपल और देख लो, भाई एक गाड़ी चल रही है, यही गाड़ी है, ट्रेन मान लो, उस ट्रेन में 5 पैसेंजर हैं, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे हैं, एट रेस्ट। तो आप किस पॉइंट से देख रहे हो, ऑब्जर्वर कहाँ है। अगर ऑब्जर्वर गाड़ी में ही है तो सब कुछ रेस्ट में है, गाड़ी के अंदर जितने पैसेंजर हैं सब कुछ, बाकी की दुनिया चल रही है, पेड़ वगैरह पीछे भागते दिखते हैं, है ना। तो मैं इसके ऊपर फिर से आऊँगा जब मैं रिलेटिव मोशन आपको समझाऊंगा कि जब हम किसी चीज़ में बैठ जाते हैं तो उसको क्या मान लेते हैं, एट रेस्ट, और बाकी सब कुछ किस में रहता है, मोशन में। ठीक है, फिलहाल के लिए ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अभी देखो टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कितने टाइप्स का है। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के कितने टाइप हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। किसके बेसिस पे बता रहा हूँ मैं, पाथ के बेसिस पे, याद रख लेना। पाथ के बेसिस पे, जिस रास्ते पे ऑब्जेक्ट चलता है, ठीक है, उसके बेसिस पे। जैसे बच्चा अगर गलत रास्ते पे चलता है उसके लक्षण बता देते हैं हमारे को, समझ में आ गया। तो वैसे ये पाथ के बेसिस पे कैसा है मोशन, वही चीज़ समझेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज लीनियर या फिर रेक्टिलीनियर भी बोल सकता हूँ मैं इसी चीज़ को, लीनियर मोशन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम क्या है, हाँ, ट्रांसलेटरी मोशन। अब इसमें फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। सेकंड टाइप भी लिख देता हूँ साथ के साथ, सर्कुलर मोशन, और सेकंड नेम है इसका रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन। थर्ड टाइप क्या है इसका, वाइब्रेटरी, ऑसिलेटरी मोशन, या फिर वाइब्रेटरी मोशन। बस ध्यान से समझना है भाई। दो नाम क्यों लिख दिए मैंने ऐसे जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो उसका मोशन क्या बोला जाएगा, लीनियर मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन, रेक्टिलीनियर या फिर लीनियर, एक ही बात है। अब ट्रांसलेटरी क्यों लिखा है, ट्रांसलेटरी भी बताऊंगा मैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन देखिए, कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे चल रहा है, ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है, तो उसका मोशन कैसा बोला जाएगा, सर्कुलर मोशन। या रोटेटरी कब बोलेंगे बताऊंगा। ऑसिलेटरी मोशन, जब कोई पेंडुलम है, पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन के आगे और पीछे चल रहा होगा, टू एंड फ्रो, आगे और पीछे मीन पोजीशन के, पता है ना इस चीज़ का। इधर वाली पोजीशन क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन, इधर वाली भी क्या है, ये एक्सट्रीम, और ये क्या है, मीन पोजीशन, पता है ना, अइयाँ भैया बीच में सैया, ठीक है ना। हाँ, तो ये पेंडुलम का जो मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन है। अभी मैंने ये दो नाम क्यों दिए हैं, ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। एक पॉइंट मास जब स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो ना, तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर या फिर रेक्टिलीनियर मोशन। अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहे हों, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब कंप्लीट बॉडी, पॉइंट मास नहीं, कंप्लीट बॉडी, पूरी बॉडी। एक तो अकेला एक पॉइंट मास ऐसे चल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर या रेक्टिलीनियर। ठीक है, और दूसरा क्या है, ट्रांसलेटरी। अगर पूरी बॉडी एक गाड़ी है, तो गाड़ी क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो समझाऊंगा मैं वो चीज़ भी आपको, पॉइंट मास क्या है, देखो समझाऊंगा, पहले ये समझिए। अगर कोई पॉइंट सर्कल में ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका मोशन कैसा है बेटा, आर रेडियस के साथ सर्कल में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन। और अगर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कंप्लीट बॉडी ऐसे मूव कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल अर्थ है, तो अर्थ क्या पॉइंट मास थोड़ी ना है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, तो उसके लिए कौन सा मोशन यूज़ करोगे, रोटेटरी मोशन।
ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन क्या है? ऑसिलेटरी क्या है कि पेंडुलम ऐसे ऐसे हिल रहा है अगर आगे और पीछे, तो ऑसिलेशन कंप्लीट बोलते हैं हम। कब? जब मीन पोजीशन से चला वापिस इधर आके मीन पे पहुंच जाए, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। तो ये मोशन टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजीशन, आगे और पीछे चलना, ये क्या है? ऑसिलेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी क्या है? वाइब्रेटरी में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाला चक्कर नहीं है। अगर आप धीरे धीरे हिलाते हैं ऐसे पेंडुलम को तो ऑसिलेटरी, और बहुत फास्ट ऐसे ऐसे हिलता है, बहुत फास्ट, एम्पलीट्यूड कम हो जाए और वाइब्रेशंस बहुत फास्ट है, उसको क्या बोलते हैं हम? वाइब्रेशंस या वाइब्रेटरी मोशन। चीज़ें समझ में? अभी ये चीज़ समझ में आ गई। टाइप्स ऑफ मोशन पाथ के बेसिस पे ऑब्जेक्ट अगर कैसे कैसे चल रहा हो तो कैसे कैसे नाम देने चाहिए उसके मोशन के टाइप्स को। अभी यूँ देखिए कि ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या फिर पॉइंट मास आप किसको समझोगे? तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास समझा देता हूँ मैं। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास? कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास। पॉइंट मास का कंसेप्ट क्या है? तो पॉइंट मास यानी कि एक पॉइंट शेप्ड मास, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स मिलके क्या बनाते हैं? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कंप्लीट बॉडी। अब पॉइंट मास क्या है कि कैसे समझें हम पॉइंट मास को? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक पॉइंट है, ऐसे एक पॉइंट है तो पॉइंट मास बन गया। क्या गाड़ी को पॉइंट मास समझा जा सकता है? तो आंसर नो और यस भी है। देखो कैसे, अगर गाड़ी के पास खड़े हैं तो गाड़ी तो पॉइंट थोड़ी ना, गाड़ी तो पूरा एक ऑब्जेक्ट है ऐसे, तो गाड़ी पॉइंट शेप कैसी हुई? पॉइंट शेप थोड़ी ना गाड़ी। तो गाड़ी को कब पॉइंट शेप समझा जाएगा? जब गाड़ी को आप किसी हेलीकॉप्टर से देख रहे हो तो गाड़ी उस टाइम पे क्या है? पॉइंट मास। बहुत दूर से आप देख रहे हो तो क्या है? एज पॉइंट डॉट की तरह दिखेगी गाड़ी अर्थ के ऊपर। चीज़ें समझ में? हाँ, और एक टर्म मैं समझाना चाहता हूँ आपको। मान लीजिए कोई ट्रेन है, एक ट्रेन इस पुल को पार कर रही है, ठीक है। और जब एक ट्रेन इस पुल को क्रॉस कर रही होगी, ये ट्रेन है अपनी, जब ये ट्रेन पुल को पार कर रही होगी तो उस टाइम पे इसका जो टाइम है वो पूछा जाएगा, कितने टाइम में इसने इसको क्रॉस किया पुल को। तो ए से बी जो है वो पुल की लेंथ है, मान लीजिए 1000 मीटर, मान लो 500 मीटर ऐसे। और जब ये ट्रेन इसको पार कर जाएगी तो कितने टाइम में पार करेगी? तो टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए आपको बताइए? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। चीज़ें समझ में? भाई स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो जिस टाइम पे मान लीजिए ये 500 मीटर ट्रेन है, तो जब ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक जब पार कर जाएगी और जब यहाँ पहुँच जाएगी, जब पीछे वाला सिरा जब इसको क्रॉस कर चुका होगा, पीछे वाला सिरा इसको पार कर चुका होगा, तो 1000 ये प्लस कितना 500 ये, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? टोटल 1500। चीज़ें समझ में? तो इस टाइम पे ये पॉइंट मास नहीं है, यानी कि ट्रेन की लेंथ अफेक्ट कर रही है भाई। डिस्टेंस कितना होगा? पुल की लेंथ प्लस है ट्रेन की लेंथ। चीज़ें समझ में? हाँ। और अगर मान लीजिए यही ट्रेन है और मुंबई से दिल्ली जा रही है, तो मुंबई से दिल्ली जाते हुए यहाँ से आप इसको क्या समझोगे? क्या कंसीडर किया जाएगा मुंबई से दिल्ली जाते हैं? हम क्या पूछेंगे? ट्रेन का जो इंजन पहले पहुंचा कि उसका पीछे वाला जो बोगी है लास्ट वाला, उस टाइम पे मुंबई से दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो इतना बड़ा है, उस टाइम पे पूरी की पूरी ट्रेन एज्यूम की जाएगी एक ही साथ पहुंचेगी स्टेशन के ऊपर। और एक ही साथ पहुंचने के कारण ये नहीं है कि आगे वाला इंजन अलग है पीछे वाला जो है वो बोगी अलग हो गया, नहीं। उस टाइम पे पूरी की पूरी ट्रेन एज ए पॉइंट मास समझी जाएगी। व्हेन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज सो लार्ज एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, उस टाइम पे उस बॉडी को क्या कंसिडर किया जाएगा? एज ए पॉइंट मास। तो दिल्ली से मुंबई का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उस टाइम पे ये पॉइंट मास नहीं कंसिडर की जाएगी। और जब डिस्टेंस अफेक्ट करे, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, 1000 मीटर या 500 मीटर जो पुल की लेंथ है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उस टाइम पे ये पॉइंट मास नहीं समझ के क्या समझी जाएगी? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। या इसी ट्रेन को आप मैप में देख रहे होगे, मैप में तो ट्रेन एज ए डॉट डॉट चलती हुई दिखेगी, क्योंकि सैटेलाइट से तस्वीरें ली जा रही हैं, सैटेलाइट से इसकी लोकेशन फाइंड आउट की जा रही है, सैटेलाइट बहुत दूर है, तो उसके लिए पूरी ट्रेन क्या है? एज ए पॉइंट मास। चीज़ें समझ में? तो सिस्टम ऑफ पॉइंट मास या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास है क्या? मैंने समझाने के लिए ट्राई किया, आपको समझ में आना चाहिए। एक गाड़ी है, उसको आप पॉइंट मास
बनाना चाहते हो, मान लो गाड़ी एक पॉइंट मास नहीं है, लेकिन गाड़ी की पॉइंट मास कब बोली जाएगी, गाड़ी को पॉइंट मास कब कहा जाएगा? तो इसके लिए आर्ग्यूमेंट करते हैं कि गाड़ी को पॉइंट मास बताइए, तो उसके डायमेंशंस क्या कर देते हैं, जीरो। नहीं, डायमेंशंस जीरो नहीं कर सकते आप, डायमेंशन जीरो कर दिया मतलब गाड़ी खत्म, पार्टिकल ही नहीं रहा वो। तो डायमेंशंस हम बोलते हैं, गाड़ी को अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बनाना चाहते, गाड़ी को अगर पॉइंट मास बनाना चाहते हैं तो गाड़ी के डायमेंशंस के साथ क्या लगाते हैं, अप्रोचेज टू जीरो। गाड़ी के डायमेंशंस के साथ क्या लगा दिया, अप्रोचेज टू जीरो, जीरो के बहुत ही क्लोज कर दिए डायमेंशंस, ऐसे गाड़ी अभी क्या बोली जाएगी, पॉइंट मास। चीज़ें समझ में? So it is very easy to understand that concept of point mass and system of particles. So thank you for watching this video.